हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ाएंगे आपको इस सेक्शन में, उसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। और जो भी हम पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे और कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी होगी उस पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका ब्लड होता है उसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है लिक्विड वाला पार्ट या फिर मैट्रिक्स वाला पार्ट, और एक होता है सॉलिड पार्ट। तो जो मैट्रिक्स पार्ट होता है ब्लड का, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, और इसी में आती हैं आपकी वो तीनों सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, इनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अपना टॉपिक आज क्या है? मैट्रिक्स, प्लाज्मा के बारे में। अपना टॉपिक आज क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आपको पता है क्या होता है? इट इज मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द ब्लड। इट इज मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, अगर इसका कलर की बात करें तो ये स्ट्रॉ कलर का होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब इसका जो कलर होता है स्ट्रॉ कलर्ड, ये बेसिकली अगर आप देखें तो स्लाइटली येलो सी होता है, जिसको हम स्ट्रॉ कलर बोल रहे हैं। और इसका ये कलर जो होता है स्ट्रॉ कलर, ये होता है ब्लूरबिन नाम के पिगमेंट की वजह से। तो प्लाज्मा में एक ब्लूरबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से प्लाज्मा का जो कलर है वो स्ट्रॉ कलर, या आप कह सकते हैं स्लाइटली येलोइश कलर जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करें, देखो हमने जो आपको कलर बताया ये प्लाज्मा का कलर बताया है। ठीक है, आपको पता है ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। और रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में ये वाली जो सेल है आरबीसी, इस सेल के पास हीमोग्लोबिन होता है और ये सेल्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा पाई जाती है। इतनी ज्यादा पाई जाती है कि ये अपना कलर ब्लड को दे देती है। ठीक है, तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। और वो रेड भी किसकी वजह से होता है? क्योंकि उस पूरे ब्लड में आरबीसी बहुत ज्यादा पाई जाती है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो रेड कलर का होता है। तो ब्लड का कलर तो रेड होता है, लेकिन प्लाज्मा का जो कलर होता है, जो सिर्फ मैट्रिक्स वाले पार्ट की आप बात करो, इस वाले पार्ट की, तो इसका कलर क्या होता है? स्ट्रॉ कलर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना होगा। तो प्लाज्मा जनरली अगर हम देखें तो तीन पार्ट्स हैं इसमें, एक सॉलिड वाला पार्ट, एक लिक्विड वाला पार्ट और एक गैसियस पार्ट। ठीक है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है इसमें वाटर होता है और वाटर इसमें अप्रोक्सीमेटली 92 to 93% होता है। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन इसमें कितना रहती है? 92 to 93%। और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है इसमें थोड़ा सा सॉलिड वाला पार्ट जो होता है वो होता है 7 to 8%। और इसमें जो गैसेस वाला पार्ट होता है वो उसमें पाई जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन देखें तो तीन चीजें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड में जो है वो वाटर है जो कि 92 to 93% है। याद रखिएगा वाटर कितना है? 92 to 93%। और इसमें कुछ गैसेस डिसॉल्व रहती हैं, उन गैसेस के नाम क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारी गैसेस भी इसमें क्या रहती हैं? डिसॉल्व रहती हैं। और सॉलिड्स की बात करें तो 7 to 8% सॉलिड पार्ट होता है इसमें। और उस सॉलिड पार्ट्स में क्या क्या आता है वो हम अब आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अगर सॉलिड पार्ट में हम देखें तो दो तरह के सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब आपके साल्ट वगैरह, मेटल आयंस वगैरह, नॉन मेटल्स वगैरह। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिली इसमें क्या पाए जाएंगे? आयंस पाए जाएंगे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, आयोडाइड एंड आयरन एंड कॉपर। तो ये सारे आयंस जो होते हैं ये हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं प्लाज्मा के। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करो तो सबसे पहले उसमें होता है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम एक पूरा एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी प्लाज्मा प्रोटीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम उनके बारे में बेसिकली बता रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं, जो प्लाज्मा में पाई जाती है, इनको बेसिकली बनाता कौन है? तो ये बेसिकली बनाई जाती है लिवर के द्वारा। किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बेसिकली लिवर के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये चार तरह की होती हैं, जिसमें एक का नाम है एल्ब्यूमिन, दूसरे का ग्लोब्यूलिन, तीसरा फाइब्रिनोजिन और चौथा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अगर इनकी परसेंटेज देखें तो एल्ब्यूमिन अप्रोक्सीमेटली 4% होता है और ग्लोब्यूलिन अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% होता है। और फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों 0.3% के अप्रोक्सीमेटली होते हैं। बेसिकली अभी हम इनका एक छोटा सा फंक्शन बता दें तो एल्ब्यूमिन जो होता है ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। किसमें? ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर एंड
साल्ट एंड कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना, वाटर एंड साल्ट कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके चलना, ठीक है। ग्लोबुलिन जो होता है ये हमारा जनरली एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। और उन एंटीबॉडी का नाम भी सुना होगा आपने, इम्यूनोग्लोबुलेंस। क्या नाम होता है? इम्यूनोग्लोबुलेंस नाम की ये आपको एंटीबॉडी बना के देता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों आपने नाम सुना होंगे। ये किसमें हेल्प करते हैं? ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व रहते हैं प्लाज्मा में, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो सारा खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया था, आप जब आपने खाया था, वो अल्टीमेटली किस में डाल दिया जाता है? ब्लड में डाल दिया जाता है। और ब्लड में भी वो अल्टीमेटली किस में चला जाता है? आपके प्लाज्मा में चला जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में मेनली आपको पता है हमारी बॉडी में क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व, ठीक है। अमीनो एसिड्स भी पाई जाती हैं इसमें डिसॉल्व, दोनों तरह की, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाई जाएंगी। जो ऑल 20 टाइप्स होते हैं अमीनो एसिड के, वो सब इसमें पाई जाएंगे। और इसमें फैट भी पाया जाता है। फैट में आपको क्या क्या मिल सकता है? ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड मिलता है और कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। तो ये सारे आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व रहते हैं। हार्मोन्स, आपको पता है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं बेसिकली, जनरली, ठीक है। और वहां से इनको टारगेट साइट पे पहुंचना होता है। तो वहां से एंडोक्राइन ग्लैंड जो करते हैं ये अपने हार्मोन्स को ब्लड में डाल देते हैं। और आपको पता है ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ब्लड एंडोक्राइन ग्लैंड से उन हार्मोन्स को लेके उनकी टारगेट साइट्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसलिए हार्मोन्स भी ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एंटीबॉडीज की। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें एंटीबॉडी, जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं। और उन्हें कौन बनाता है? ये ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन बनाती है। और उन एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे प्लाज्मा में कुछ इंपोर्टेंट एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बेसिकली मेनली गैसेस ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेहतरीन एंजाइम है, ठीक है। गैसेस ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है। बाकी और भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज हुआ, लाइपेज हुआ, प्रोटेज हुआ, एस्टरेज हुआ, ठीक है। अमाइलेज जो होता है वो जनरली कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए होता है। लाइपेज बेसिकली फैट के डाइजेशन के लिए होता है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है। और एस्टरेज एस्टर के डाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स हमारे प्लाज्मा में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस, मतलब एक तरह से आप ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं तो उनके बाद निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो जनरली ये नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें हम अगर बात करें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। बेसिकली क्या होता है? ये प्रोटीन के डीनेचुरेशन से प्रोड्यूस होते हैं। किससे? प्रोटीन के डीनेचुरेशन की वजह से, अमीनो एसिड्स के डीनेचुरेशन की वजह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इनको क्या करता है? प्लाज्मा लेके कहां डाल देता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास ले जाके छोड़ देता है। वहां से हमारी बॉडी के आउटसाइड, बॉडी से आउटसाइड एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई कि बेसिकली प्लाज्मा में कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो हमने 3 तरह के पढ़े, वाटर 90 to 93%, सॉलिड 7 to 8% और गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने जो भी आयंस आपको दिख रहे हैं ये सारे आयंस पढ़े थे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा और न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडी और नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस पढ़े, ठीक है। अब कुछ चीजों की कंसंट्रेशन है जो हमको याद होनी चाहिए बेसिकली एज अ डॉक्टर, ताकि हम डायग्नोस कर सकें पेशेंट को। अगर वो हमारे पास सामने कोई रिपोर्ट्स वगैरह लेके आए तो उसमें से सबसे पहले हम चेक करना चाहेंगे ग्लूकोज के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में या ब्लड में जो ग्लूकोज की जो लेवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 mg/dl होता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होता है तो डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 100 to 120 mg/dl। ब्लूबिन जो होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपके आरबीसी और हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होता है पिगमेंट। और अगर ये 0.5 से 1.5 ना होके बढ़ जाता है इसका लेवल, तो इंसान के अंदर जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। दो और आपको पता होना चाहिए, क्रिएटिनिन और कोलेस्ट्रॉल। क्रिएटिनिन का अमाउंट 0.5 to 1.5 mg/dl, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो ब्लूबिन का होता है वही इसका होता है। कोलेस्ट्रॉल का आप याद रख लीजिएगा अप टू 200 mg/dl, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कुछ आयंस है उनकी कंसंट्रेशन भी आपको दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे आपके प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो 135 to 145
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, पोटेशियम 3.5 टू 5 इक्विवेलेंट पर लीटर, और कैल्शियम 4.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और आयरन जो होगा वो आपका 50 टू 150 माइक्रो डीएल पर माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, देखो ये जो कंसेंट्रेशन मैंने बताई है ये आपको प्लाज्मा में बताई है। किसमें बताई है? प्लाज्मा में। ये पूरी बॉडी की कंसेंट्रेशन नहीं है, ये जो मैंने आपको कंसेंट्रेशन बताई ये सिर्फ प्लाज्मा के अंदर कितने पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। पूरी बॉडी में अगर आप देखें तो कैल्शियम मैक्सिमम होता है, अगर आप पूरी बॉडी का देखें तो कैल्शियम मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये जो कंसेंट्रेशन आपको लेफ्ट साइड में दे रखी है ये किसकी है? ये प्लाज्मा की कंसेंट्रेशन है। किसकी है? प्लाज्मा की कंसेंट्रेशन है। ठीक है, अगर मैं आपकी बॉडी में कंसेंट्रेशन देखूं तो आपको जो राइट साइड में मैंने दे रखा है ये आपकी बॉडी में कंसेंट्रेशन है, आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाई जाती है एज एन नॉन मेटल 65%, और आपकी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मेटल जो होता है वो कैल्शियम होता है, दैट इज 1.5%। और ऑब्वियसली है कैल्शियम आपकी टीथ, बोन्स और बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है कि कोई भी एलिमेंट आपकी बॉडी में कितने परसेंटेज में पाया जाता है, और ये कंसेंट्रेशन हैं कि ये सारे आयंस आपके प्लाज्मा में कितना पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज कितना अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोराइड का देख लेना 100 टू 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और बाइकार्बोनेट 22.86 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो मैंने आपको स्टार लगाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज सीरम क्या होता है। ठीक है, तो सीरम को समझने के लिए आप ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए आपका, मान लीजिए घुटना है, आपका नी है, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी चोट लग जाती है। तो मान लीजिए अगर आपके यहाँ चोट लग जाती है तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बन जाता है, और इस क्लॉट में थोड़े टाइम बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद इसमें से एक येलो कलर का फ्लूइड ऊज आउट होता है, स्लाइटली येलो कलर का, पेल येलो कलर का एक फ्लूइड सा निकल के आता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। तो सीरम क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है जो निकल के आता है कहां से? ब्लड क्लॉट से, जो ऊज आउट होता है कहां से? ब्लड से। अगर आप बेसिकली देखें तो जो सीरम होता है उसका वॉल्यूम और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा प्लाज्मा का होता है, यानी सीरम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा प्लाज्मा होता है, एक्सेप्ट एक चीज के कि सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होते। क्या नहीं होते? फाइब्रिनोजन नहीं होते। अब सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होते उसका क्या रीजन है? क्योंकि ये आपका जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका जो क्लॉट बना है यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का, ये एक्चुअली है क्या? फाइब्रिनोजन जो थी प्रोटीन आपकी प्लाज्मा में, वही कन्वर्ट हुई है फाइब्रिन में, वही कन्वर्ट हुई है किसमें? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन में। तो आपके प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी वही फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गई। तो प्लाज्मा में से जब आप इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो जो आपके पास पेल येलो कलर का, जो स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड निकल के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली सीरम? सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये बेसिक था प्लाज्मा और सीरम के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए कुछ क्विज खेल लेते हैं आपके साथ। ब्लड इज इक्वल टू क्या होगा? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। अच्छा, प्लाज्मा क्या होगा? ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। अच्छा, सीरम क्या होगा? सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।